हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का पूरे 5 पार्ट खत्म करने वाले हैं। महा मैराथन क्लास चलने वाली है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले हैं। A to Z प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आज के इस क्लास को अगर आप मिस नहीं करते हैं, थोड़ा सा समय दे देते हैं, तो आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय देंगे और महत्वपूर्ण समय को सही जगह पे खर्च करने वाले हैं। चलिए, नो बकवास, नो डायलॉग, कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन पे और चलेंगे। तो हम सबसे पहले मंगलम पाठ का सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाना है। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित हुआ है, मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है। याद रखिएगा, मंगलम पाठ जो है इसमें कैसा मंत्र है, तो ये पद के रूप में है। ठीक है, पदात्मक है, पद के रूप में है तो ये पदात्मक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होता है तो आप सिंपल समझिए कि मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है और 5 मंत्र जो है वो किस रूप में है, तो पद के रूप में है। ठीक है, पद मतलब ये कविता के रूप में है। ठीक है, कोई कहानी नहीं है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। मंगलम पाठ में परमात्मा की अपर विदा की 5 मंत्र किसके संकलित हैं, तो उपनिषद से। यह पाठ में जो मंत्र है यह किससे लिया गया है, तो उपनिषद से है। मुंडो उपनिषद से है, कठोर उपनिषद से है, तो सभी उपनिषदों से ये लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है, 5 मंत्र है, बिल्कुल रूप से याद रखना है। भी प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। चौथा प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न है, महा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शंस यहाँ पे आपका गौ की ओर चला जाएगा, जो परफेक्ट आंसर सही है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं सुपर नोट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनेक वीडियो ऐसा आने वाला है जो आपको बोर्ड टॉपर भी बना सकते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, ये उपनिषद से है, जैसे कि हमने ऊपर में भी आपको ये जानकारी दिए हैं। तो यहाँ से आप समझेंगे। वेदों की संख्या कितना है मेरे भाई, 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। एकदम स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए ताकि आपको आगे कुछ भी आवश्यकता ना पड़े और सारे के सारे आपको याद भी हो जाए। ठीक है, उपनिषद है आपका। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद की संख्या जो 108 है, इसे भी आपको याद रखना है, और वेदांगों की संख्या 6 है। यहाँ से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न अभी इस 5 नंबर के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में छप चुकी है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का बिल्कुल रूप से वर्णन मिलता है। ऑप्शंस क की ओर चला जाएगा। वेद कितने प्रकार का होता है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो ये नित्य होता है, नित्य होता है। ऑप्शंस आपका ख की ओर चला जाएगा। यहाँ ये भी प्रश्न है आपका, बिल्कुल रूप से याद रखना है। वेद हमंतम पुरुषम महांतम विदते अपयानाथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह जो लिया गया है श्वेत्रोपनिषद से लिया गया है। श्वेत्रोपनिषद से यह जो है पद लिया गया है, यानी मंत्र लिया गया है। चलिए क्लियर होगा। 10वां प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। ऑप्शंस घ की ओर चला जाएगा, आंसर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर है, उपनिषद किसकी अंतिम भाग है, तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य की अंतिम भाग है, एकदम याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। मेरे भाई उपनिषद का जो प्रकार है वो 108 है। हमने ऊपर में ही आपको बता दिया था सारे के सारे क्वेश्चन। तो भाई आज के वीडियो से जो है अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन कराते हैं तो मतलब 200 प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। मेरे भाई सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, हिंदी होता है इसका सत्य की जीत होती है।
सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो यहाँ जो है यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ये मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। और इस प्रश्न को आपको कदापि भूलना नहीं है, नहीं तो आपको हम कसम भी दे सकते हैं। एकदम नहीं भूलना है मेरे भाई, भूलना नहीं है, पूछा जाएगा। 14 प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? भैया जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, कहने का मतलब हुआ बाबू कि नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। तो जब मीठा पानी नमकीन समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र का मतलब अथाह बहुत है, तो मीठा पानी भी कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है। यानी मीठा पानी का जो है रंग रूप वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है और समुद्र वाला पानी बन जाता है। उसी प्रकार इस धरती पर जितने भी विद्वान लोग हैं वे जो है अपने नाम नहीं कमाते हैं, वो ऐसा अच्छा कर्म करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है और वो इस धरती से निर्वाण मिल जाते हैं। ठीक है, यानी जन्म मरण की पंक्ति से वो क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। 15 नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, ये दोनों बातों को छोड़कर ये मिल जाते हैं। तो ऑप्शन आपका गौ की ओर चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो मेरे भाई नाम और रूप को छोड़ करके। 17 है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है? नदी। देखिए एक जगह से कितना प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? स्वर्ण पात्र। स्वर्ण मतलब होता है सोने का पात्र यानी आवरण, इसका मतलब होता है सोने के आवरण। सोने का आवरण को सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ईश्वर को कहा जा रहा है कि हटा दीजिए प्रभु उस आवरण को। सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? तो हिरण्मयन पात्रन से। हिरण्मयन मतलब ही होता है सोना होता है, स्वर्ण होता है। ठीक है, चलिए। स्वर्णम पात्रम कस्य, सत्य का मुख आच्छादित, यानी मुख सत्य का आच्छादित, यानी स्वर्ण पात्र से जो है सत्य का क्या ढका हुआ है? तो मुख ढका हुआ है। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस पुरुषक को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक को हो जाती है। ऑप्शन आपका क हो जाएगा। जो साधक पुरुष होते हैं, साधु लोग होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि पुरुष की मृत्यु कब होने वाली है। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है, इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं होनी चाहिए। विजय कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? तो सत्य से विजय की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपका घ की ओर चला जाएगा। किसकी विजय नहीं होती, यानी कौन नहीं जीतते हैं? तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। अणु से भी सूक्ष्म क्या होते हैं मेरे भैया? अणु से भी सूक्ष्म होता है आत्मा। ऑप्शन आपका घ की ओर चला जाएगा। अनोरणीयान महतो महियान, इसी का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या चीज है? आत्मा है। ठीक है, यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कठोर उपनिषद से लिया गया है। आंसर ख की ओर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिरण्मयन पात्रन दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो ईशावास्य उपनिषद से है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न है, हिरण्मयन पात्र किससे का मुख जो है किससे ढका हुआ है? तो सत्य से है इसका मुख ढका हुआ है। आपका आंसर ख हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। ऑप्शन आपका घ हो जाएगा। परमात्मा कहाँ वास करते हैं? तो सभी जगह। ईश्वर जो वास करते हैं वो सभी जगह वास करते हैं, ध्यान रखेंगे। यह संसार किससे घिरा हुआ है मेरे भैया? यह सारे प्रश्न जो तराशा गया है आपके 2025 के लिए महा इंपोर्टेंट सब है। तो यह संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। 32 में है, ऋष्यादि परिणति को क्या कहते हैं? परिणति को क्या कहते हैं? कीर्तक कहते हैं, यानी करने वाले। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? VVI प्रश्न है, एकदम रूप से याद रखेंगे आप लोग, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आत्मा। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है उपस्थित है। विद्वान का मतलब होता है, विद्यमान का मतलब उपस्थित। महान से भी महान क्या है मेरे भैया? महान से भी महान जो है वो है आपका आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो सत्य से, यानी अगर देवलोक आपको जाना है तो सत्य का मार्ग पे चलना होगा। इस तरह से हमने आपको सारा प्रश्न बता दिए हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और सेकेंड चैप्टर आपका है पाटलिपुत्रम वैभवम। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये सारी क्लास मिल जाए।
तो चलिए पाटलिपुत्र का एक एक प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? मेरे भैया कहने की आवश्यकता नहीं है, गोलघर पटना है। और गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अन्न को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, अन्न को भंडारित करने के लिए, ठीक है, अन्न को भंडार करने के लिए इसे रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सोशल साइंस आर के लिए भी हो जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कुछ लोगों का मानना है 1000 वर्ष पुराना है, जो कि गलती है। 2500 वर्ष पुराना है भैया। कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। एकदम रूप से याद रखिएगा। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है, अब जो है हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। इसको कुसुमपुर भी कहा जाता है और पुष्पपुर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पुष्पपुर? क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा पुष्प हुआ करता था, इसलिए उनका नाम पुष्पपुर पड़ गया। और पुष्प को फूल भी, कुसुम भी कहा जाता है, इसलिए कुसुमपुर भी कहा जाता है। किस काल में पटना नगर जो है प्रसिद्ध हुआ था? किसके काल में? तो देखिए, ये जो पटना है मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। ऑप्शन आपका बी की ओर चला जाएगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सबको पता है, ये पाटलिपुत्र पटना में अवस्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पुल है ये, ठीक है। ये जो गांधी सेतु पुल है एशिया का लार्जेस्ट पुल है ये, ठीक है, यानी सबसे बड़ा पुल है। 5 नंबर है, पटना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति जो हुई है पतनाथ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सब लग रहा है समान है, ठीक है, लेकिन इसका जो है पतन से हुआ है, ठीक है ना, पतनाथ से हुआ है। हलंत वाला आपका आंसर जो है सी की ओर चला जाएगा। चलिए छठा प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, जो सिख संप्रदाय के सिखों के 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे मेरे भैया? तो 10वें गुरु थे। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार जरूर बरसाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या है? ये हम नहीं बताएंगे, आपको आंसर देना है। यूनानी राजदूत कौन था जो भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज जो है किनके शादी के बाद आया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जब शादी हुआ था तो उन्हीं के साथ जो है मेगास्थनीज भी यूनान से भारत आए थे, ठीक है, राजदूत के रूप में। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो कहने की बात नहीं है, प्यारा भारत, प्यारा मेरा राज्य बिहार। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में है, स्टेशन के बगल में ही है महावीर मंदिर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नगर पालिका की देवी कौन है? पटन देवी। ऑप्शन जहाँ मिल जाएगा आपको सी मार देना है। नगर की पालिका देवी कौन है मेरे भैया? पटन देवी है, ऑप्शन सी। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। ये जो है जैसे कि अभी अपने लोग के यहाँ दुर्गा पूजा होगा ना, तो दुर्गा पूजा की तरह ही वहाँ पर जो है ये कौमुदी महोत्सव होता है, ठीक है, पटना मनाया जाता है। अब किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? मध्यकाल में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। गांधी सेतु पुल कहाँ? यह रिपीट हो गया है। किस काल में पटना का पाटलिग्राम नाम हुआ था? बुद्ध के समय में। अब जो प्रश्न आपके सामने है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और 5वें गुरु का नाम भी पूछा जाता है अर्जुन देव, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु जो है अर्जुन देव हैं, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु जो है 5वें अर्जुन देव है और 10वें है गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या पड़ा था? तो बुद्ध के समय में इनका नाम पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम से बना पाटलिपुत्र। चलिए अगला है आपका, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? काफी लोगों का आंसर हो रहा है दक्षिण, लेकिन गलत है उत्तर। पटना के किस दिशा में, ये नहीं कहा जा रहा है कि गंगा किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो अशोक के समय में, ठीक है। किसके समय में भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक बना था साम्राज्य, राजा बना था। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो यह जो है नामांतरण जो है कुसुमपुर से है, इसका नाम जो है पाटलिपुत्र बना है। आगे बढ़ेंगे। कूटनीति के रचनाकार कौन है? तो राजशेख दामोदर गुप्त, यहाँ पर हो जाएगा। कूटनीतिका के रचनाकार है दामोदर गुप्त। VVI प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश। इसमें नाम मात्र संदेह नहीं होनी चाहिए, VVI प्रश्न है। चलिए इस तरह से हमने आपको सेकेंड पार्ट का भी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, जो कि इंपोर्टेंट था, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस वर्ष भी आने वाले हैं। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, सारे प्रश्न मिल जाएगा। चलिए तीसरा पार्ट की ओर बढ़ेंगे, अलस कथा पाठ है। चलिए तीसरा पार्ट आपके सामने है, बिलेश्वर नाम का मंत्री कहाँ थे? तो ये मिथिला में थे, ठीक है, मिथिला में।
बिरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे? मिथिला में, ठीक है, मिथिला में। ऑप्शंस बी। आलसियों को कौन अन्न और भोजन वस्त्र दिलवाते थे? तो यही दिलाते थे आपका। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आपका हो जाएगा बिरेश्वर दिलाते थे, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी। बिरेश्वर का स्वभाव दानशील था, बहुत ही अच्छा आदमी था। आलसी पुरुष कितने थे? तो मुख्य रूप से जो आलसियों की संख्या था वो आपका 4 था। चलिए, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस नामक सबसे खतरनाक दोषों का वर्णन किया गया है। भगवान करे आप लोग के पास आलस ना हो और तैयारी जबरदस्त चलती होगी। मैथिली कवि कौन है? महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है और मिथिला के लोकप्रिय कवि भी कहा जाता है इनको, ठीक है। विद्यापति जो है ये एक लोकप्रिय कवि है मिथिला के। पूछ दिया जाता है कि मिथिला के लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति। वहाँ पे लोग बिरेश्वर को मार देते हैं, लेकिन मंत्री का जब चर्चा होगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो बिरेश्वर मारना है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये जो है एक तरह से व्यंग्यात्मक है, किसी के ऊपर व्यंग किया गया है, ठीक है, मजाक उड़ाया गया है। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। यानी देखिए उसमें था आलसी 4 ही नहीं था, बहुत था, ठीक है, बहुत आलसी था। उसी की परीक्षा के लिए आग लगा दिया। जो मुख्य रूप से आलसी था वो सोया रह गया। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसमें मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है कि मानव गुण होना चाहिए, बहुत ही अच्छा गुण होता है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन और वस्त्र दिलाते थे मेरे भाई? तो वो बिरेश्वर नाम के मंत्री थे जो प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को भोजन वस्त्र ये सारा चीज दिलवाते थे। करुणा के बिना किसकी गति नहीं होती मेरे भैया? जो करुणा नहीं दिखाइएगा तो किसी भी आलसियों में गति नहीं होता है। ऑप्शन जो आपका डी जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? जितना भी ध्रुत थे, ध्रुत मतलब था कि जो बनावटी आलसी को दिखा रहे थे उसी को कहते हैं ध्रुत। जो मान लिया आलसी है नहीं लेकिन अपने आप को बना लिया आलसी है हम, वही उसी को कहा जाता है ध्रुत। मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एकदम रूप से याद रखिएगा, विद्यापति। ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा जो बिल्कुल रूप से सही है और महा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, एकदम रूप से इसे याद रखेंगे। अगर फास्ट लग रहा है वीडियो तो प्लीज स्लो करके देख सकते हैं सेटिंग से। मिथिला का मंत्री कौन था? देखिए प्रश्न आ गया, जिसका हमें इंतजार था वो प्रश्न आया और इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? बिरेश्वर। और मिथिला के कवि कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति, जिन्हें मिथिला के लोकप्रिय कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस। आलस जो है मनुष्य को जो है नष्ट कर देता है और उचित काम को भी अनुचित में बदल देते हैं। भीषण भूख लगने पर भी कौन कौन कुछ नहीं कर सकता है? बहुत ज़्यादा भूख लगने पर भी आलसी जो होता है आलसी होता है। ये मरना पसंद करेंगे लेकिन उठकर भागना या फिर और कुछ करना नहीं करेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आपका हो जाएगा बिरेश्वर। एकदम समझिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 थे, हमने आपको बताया था पहले भी। आलसी पुरुषों की संख्या 4 है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है मेरे भैया? इसका लेखक जो है विद्यापति जी है, जिन्हें लोकप्रिय कवि भी कहा जाता है और मिथिला का कोकिला कहा जाता है, ठीक है। इन्हें मिथिला का क्या कहा जाता है? कोकिला। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? वही बात, सेम क्वेश्चन। इस तरह से हमने आपको इस चैप्टर का भी सारा प्रश्न बता दिए हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम। चलिए चौथी पार्ट की ओर चलते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका। चलिए चौथा पार्ट का जो सवाल आने वाला है वो महा इंपोर्टेंट होने वाला है सबके सब प्रश्न। तो यज्ञवाल्क्य की पत्नी को क्या शिक्षा दी गई थी? तो यज्ञपाल्क्य की पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी गई थी। ऑप्शंस आपका डी और पहला प्रश्न ही बम ब्लास्ट वीवीआई क्वेश्चन। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? महा इंपोर्टेंट गंगा देवी ने की थी। ऑप्शंस आपका सी हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पे किसी भी प्रकार की संदेह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वद्राम विका परिणम सह काव्य की रचना किसने की है? तो तिरुमलंबा की है, ठीक है, तिरुमलंबा। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए, वायरल क्वेश्चन पेपर इत्यादि के लिए। जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी थी? सार्व शुक्ला कौन विदुषी रहती थी? तो उस विदुषी का नाम था गार्गी। ये प्रश्न है महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पूछा जाएगा जनक की सभा में कौन शास्त्र
कुशल थी, तो गार्गी, गार्गी वचाणवी इसको कहा जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंका। प्रथम कल्पा जो थी वो कौन थी? विजयंका। एकदम रूप से याद रखेंगे, VVI प्रश्न है आपका। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो कितनी महिलाओं की वर्णन है, तो ऊपर में हमने आपको बताया था 24। ठीक है, चलिए। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। मेरे भाई याद रखना ये सारा चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम रूप से भूलने की आवश्यकता नहीं है इसे। 8वां प्रश्न है, महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी? VVI प्रश्न है। अच्युत राय की रानी थी तिरुमलंबा। ठीक है, पूछा जाएगा अच्युत राय तिरुमलंबा किसकी पत्नी थी? तो अच्युत राय की। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वो किस युग की बात है? तो वैदिक युग की बात है। ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षमाराव किस काल के लेखक है? बिल्कुल क्षमाराव के बारे में याद रखेंगे आप लोग, आधुनिक काल के ये कवि है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। संस्कृत जब आप सारांश पढ़ेंगे तो उसमें पहली पंक्ति में यही लाइन है कि आजकल जो है समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। कंपन राय की रानी कौन थी? आ गया प्रश्न, गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, VVI प्रश्न है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है मेरे भाई? इंद्राणी का जो वर्णन है वो आपका सामवेद में मिल जाएगा। ठीक है, और इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है इंद्र का स्त्रीलिंग है इंद्राणी। चलिए, मीरा लहरी की लेखक कौन है? बहुत VVI प्रश्न है, हमें मन करता है इसमें गारंटी ठोक दे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 5% उम्मीद है नहीं पूछने की, बाकी 95% उम्मीद है मीरा लहरी की लेखक पंडित क्षमाराव है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 15 है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसमें औरतों के, महिलाओं का वर्णन किया गया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमाराव। यहाँ पे पंडित भी लगता तो क्षमाराव है, तो घबराइएगा नहीं। 17 है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। चलिए, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन लग रहा है। मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने किया था? गंगा देवी। चलिए, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? ये प्रश्न बताने वाले हैं, तो पंडित क्षमाराव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको पूरे के पूरे इस पार्ट का सारे प्रश्न बता दिए हैं। PDF सब कुछ हम दे देंगे, लास्ट में बताने वाले हैं। 5 पार्ट देख लेते हैं। भारत महिमा, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और लगभग 4-5 प्रश्न है भारत महिमा पार्ट से आता है आपकी परीक्षा में। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है मेरे भाई? भारत की जो महिमा है वो भारत में गाया जाता है, सभी जगह गाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ, पटना, यहाँ, मतलब कि सभी जगह गाया जाता है भाई भारत की महिमा। भारत भूमि किससे सेवित है मेरे भैया? भारत भूमि जो है, यह जो है सभी सागर, पर्वत, झरना, इन सभी से सेवित है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 3 नंबर है, जगत का गौरव कौन है? तो जगत का जो गौरव है वो है आपका भारत, अपना प्यारा भारत देश हमारा। भारत जो है ये काफ़ी गौरव का बात है, भारत में जन्म लेना छोटी बात नहीं है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण और भगवती पुराण, यहाँ पर 2 है, तो पहला जो है आई थिंक विष्णु पुराण से है। भारत महिमा का आधुनिक पद किससे लिया गया है? तो यह जो है अध्यक्ष है। ठीक है, यह जो है अध्यक्ष है, मूल भाग है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? एकदम VVI प्रश्न याद रखिएगा। हमारी भारतीय धारा जो है ये विशाल है और नीची ऊंची नहीं है, विशाल है। ऑप्शन आपका डी रखिएगा। ठीक है, विशाला। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव जो है वो शोभनीय है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। जाति धर्म के भेदों से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो एकता को मिला के रखते हैं। ठीक है, जातिवाद को भूल करके लोग यहाँ पे, और एकदम धर्म सब कुछ को भूल करके एकता की भावना से हम लोग भारत में वास करते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो भारत की गीत गाते हैं देवता। चलिए, ऑप्शंस ए, और ये VVI प्रश्न है आपका। 10 नंबर प्रश्न है, पुराणों के रचनाकार कौन है मेरे भाई? पुराणों का जो रचनाकार किए हैं वो है महर्षि वेद व्यास। और यहाँ पे पूछ देगा अगर रामायण के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है वाल्मीकि जी। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, वाल्मीकि जी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो अपना प्यारा भारत देश हमारा। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, यानी किस देश का, तो भाई भारत की गुणगान जो है देवता लोग भी करते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो वो भारत देश में जहाँ देवता भी क्या चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा देश है। कौन गीत को गाते हैं, तो देवता गाते हैं गीत। भारत की शोभा कौन प्रशंसा करती है, VVI प्रश्न है, देवता करती है। भारत की शोभा की प्रशंसा यानी शोभा का बखान, शोभा को कौन वर्णन करते हैं, तो वो आपका करते हैं देवता लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जगत का गौरव कौन है, भारत, ये भी कहने की बात नहीं है। प्यारे साथियों, हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाना, हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं, संस्कृत का भी। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना है इसी में नाम के आगे, और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, आपको जो भी ऑप्शन होता है उसे मार करके नेक्स्ट करना है। फिर इस तरह से आप यहाँ पे देने के बाद, टेस्ट देने के बाद पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस बायोलॉजी सब विषय का टेस्ट आप दे सकते हैं यहाँ से। और इसका PDF लेना चाहते हैं, गूगल पे आ जाइए, सर्च कीजिएगा MNC क्लासेस, आपको सर्च करना है, ठीक है। MNC क्लासेस जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा पेज ओपन होता है आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं फ्री में, 10वीं 12वीं। तो 10वीं पर क्लिक करना है, यहाँ पे सारे विषय आ जाएगा। आपको संस्कृत पे आ जाना है, और संस्कृत पर आएंगे तो संस्कृत के सारे विषय यहाँ पे आ जाता है। आगे जो आपका बच गया है 9 पार्ट, वो 9 पार्ट भी हम लोग आगे करेंगे। तो 6 से लेकर के कल जो है 9 तक होने वाला है पार्ट। तो कल आप लोग निश्चित रूप से रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास मिस ना हो। और हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि अगर कम से कम तो यहाँ से आपको 50 नंबर, यानी संस्कृत में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है इस वीडियो को देख करके आसानी से पास कर सकते हैं। गारंटी है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी तरह से आपको बताए हैं। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।